जय हिंद। लोकसभा की जो चुनाव की तैयारियां हैं तेजी से चल रही हैं। निर्वाचन आयोग दिन प्रतिदिन अपने कार्य को आगे बढ़ाता जा रहा है। उसने तिथि जो है, चुनाव की जो तिथि थी उसकी घोषणा कर दी है, पिछले 7-8 दिन पहले की है। और आपको कल हम बताए, जो वीडियो बनाए थे कल आपको, उसमें बताए थे हम कि लोकसभा, हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो लोकसभा के लिए हो रहा है, न कि प्रधानमंत्री के लिए। समझा रहे हैं चीज? प्रधानमंत्री वो लोकसभा के जो सदस्य, ये लोग जो चुन के जाएंगे, ये लोग प्रधानमंत्री के वहां पे बहुमत में आने पे चुनाव करते हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री का पद सृजन हो जाता है। ऐसे जब वोटिंग होती है तो हम लोग लोकसभा के सदस्यों, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका हम लोग निर्वाचन करते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे किसका चुनाव होता है, तो वो लोकसभा का चुनाव होता है, न कि प्रधानमंत्री का। समझा है चीज? देखिए, ये लोकसभा पूरे भारत में इसका चुनाव होने वाला है। खैर 2024 में लोकसभा के साथ साथ 4 राज्य की विधानसभाओं के भी चुनाव होने वाले हैं। उसमें है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा, इधर अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम। इन 4 राज्यों का विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और ये महापर्व के रूप में आया है। हम कल आपको अपने वीडियो में लोकसभा के बारे में कुछ बताए थे कि लोकसभा क्या है। हाँ, अब इसके बाद हमको बताना था कि लोकसभा में जो सीटें हैं, कल बताया था आपको कि लोकसभा में 545 सीटें हैं। अधिकतम तो 552 है, अधिकतम 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है। उसमें भी जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था उनको समाप्त कर दिया गया है। अब 543 पे ही निर्वाचन होता है। तो उन सीटों का कैसे निर्धारण किया जाता है, कैसे निर्वाचन आयोग उसका निर्धारण करता है, ये बताने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। थोड़ा सा 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा, नॉर्मली देख लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। इधर देखिए, अब ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है लोकसभा अनुच्छेद, इसकी चर्चा है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 का मतलब 81 हमारे संविधान में आर्टिकल है। आर्टिकल के तहत ये आर्टिकल 81 आता है। अब 81 के तहत ही चर्चा है। ये जो संसद दिख रहा है आपको, ये हम हर बार दिखाते हैं कि हमारी संसद है। इस संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। इस संसद में 2 घर हैं, एक तो लोकसभा है, एक तो राज्यसभा है। इसी 2 घरों में से एक घर का चुनाव है जिसे हम लोग कहते हैं लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल 81 में चर्चा होने से एक आ गया है कि इसमें लोकसभा की संरचना की बात की गई है कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे। तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं, अधिकतम 552 है। उसमें भी जो निर्वाचित होंगे, हमारे यहाँ निर्वाचित भी होते हैं लोग, और मनोनीत भी होते हैं। खैर मनोनीत वाला जो ये वाला है, ये समाप्त कर दिया गया है। ये एंग्लो इंडियन के लिए था, लेकिन भारत सरकार ने संशोधन करके जनवरी 2020 में ही इस मनोनीत वाले सिस्टम को हटा दिया है। तो ये जो निर्वाचित हैं, अब हमारे यहाँ 543 लोग निर्वाचित ही होंगे, लेकिन हमारे यहाँ अधिकतम जो सीटें हैं उसका जो निर्धारण है 552 है। लेकिन जो निर्वाचन होता है, जो वर्तमान संख्या है, वो 2024 मार्च के अनुसार 545 है। निर्वाचित कितने होंगे? तो निर्वाचित होंगे टोटल 543 और 2 होंगे मनोनीत। ठीक है, निर्वाचित होंगे 543 और मनोनीत होंगे 2। यहाँ पे भी जो निर्वाचित होंगे राज्यों से होंगे 524। हमारे यहाँ 2 प्रकार के राज्य हैं, केंद्र शासित और राज्य। राज्य वो जहां मुख्यमंत्री हैं, जैसे दिल्ली में भी मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारे यहाँ 2 प्रकार के जो राज्य बनाए गए हैं, केंद्र शासित और राज्य। तो दोनों को मिला के ये दिखाया गया आपको कि जो राज्यों में चुनाव होंगे वो वहां से 524 लोग चुन के आएंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव होंगे यहां से टोटल 19 लोग आएंगे। जबकि अधिकतम वाले में केंद्र शासित प्रदेश से 20 है और राज्यों से 530 है। यहाँ पे निर्वाचित 543 है, तो राज्यों से 524 है और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 है। अब इस 19 में आपका जो दिल्ली है, इससे 7 है, JNK से 5 है। JNK का मतलब जम्मू कश्मीर। लद्दाख से 1 है, इसी पे विवाद चल रहा है। सोनम वांगचुक जो है इस समय लगभग 15 दिनों तक भूख हड़ताल पे है। ये लद्दाख में चल रहा है, इसकी सीटें बढ़ाने की मांग की जा रही है। अनुसूची 6 में जो है उसको शामिल करने की बात की जा रही है। खैर वो अलग मैटर है। तो लद्दाख में सीट एक ही है, बाकी 6 अन्य और है, जो और अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार आपका हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादरा नगर हवेली और सिलवासा हो गया। तो यहाँ में जो सीटें सबकी मिला के 6 है।
अब आपको समझ में आएगा कि वर्तमान में जो 543 सीटों पे चुनाव होना है, जिस 543 सीटों पे चुनाव होना है, ये सीटों का निर्धारण पहले कैसे होगा। आज जो वर्तमान में आप 543 सीटें देख रहे हैं, ये 543 सीटें पहले नहीं थी। इनकी जो संख्या पहले लगभग 450 के करीब थी, ठीक है। अब जो है इसको बढ़ते 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 545 कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी 2 साल बाद 2026 में इन्हीं की जनसंख्या जो है 545 है, इन्हीं की जनसंख्या बढ़ के लगभग 850 हो जाएगी, लगभग 850 हो जाएगी। तो ये जो जनसंख्या बढ़ती है, इन लोगों की इस सदन में बैठने की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कैसे बढ़ती है, ये चीज आपको जानना चाहिए कि कैसे बढ़ रही है। हुआ क्या, जब पहली बार हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ, पहली बार जब हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था, उस समय भी हमारे यहाँ लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो जब संविधान निर्मात्री लोग जो संविधान बना रहे थे, उन लोगों ने कहा कि अगर हमारे यहाँ वर्तमान में जैसे ये लोग जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जनसंख्या का निर्धारण किया। जनसंख्या का निर्धारण किया कि हम लोग 10 लाख पे एक लोकसभा सदस्य बनाएंगे। 10 लाख जो जनसंख्या है, 10 लाख जनसंख्या पे 10 लाख जनसंख्या पे हम जो है एक सदस्य आपको देंगे, ठीक है। 10 लाख पे एक लोकसभा का सदस्य हम देंगे आपको, 10 लाख जनसंख्या पे। उस समय निर्धारण किया गया था, ठीक है। जब उस समय निर्धारण किया गया तो और ये कहा गया कि हर 10 वर्ष पे निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन किया जाएगा। अच्छा, परिसीमन क्यों? क्योंकि अब देखिए, ये जब संविधान निर्मात्री संविधान बना रहे थे वो लोग, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो जनसंख्या है, इस पे अगर 10 लाख जनसंख्या है तो हम एक लोकसभा सदस्य देंगे, यानी 10 लाख लोग हैं तो वहां पे एक जो है एक व्यक्ति वहां से लोकसभा का एक सदस्य होगा उस समय के हिसाब से। अब ये जनसंख्या तब के जैसी तो रही नहीं, यानी आज जितनी जनसंख्या है 1951-52 में उतनी जनसंख्या तो थी नहीं, तो उस समय जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम थी। तो उस समय ये कहा गया कि अगर हमारी हर 10 वर्ष पे अब जनगणना कराइए, हर 10 वर्ष पे होती है, खैर 2021 में होना था, आज तक सरकार नहीं करा पाई है। तो ये जब 1951-52 में हुआ तो उस समय निर्धारण किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पे ही हम जो है एक लोकसभा का सदस्य देंगे आपको, ठीक है। समझ आ रहा है चीज, 10 लाख लोगों पे एक लोकसभा सदस्य। हुआ क्या, 1971 में जब जनगणना हुई तो उस समय परिसीमन कराने की बात हुई। परिसीमन कराने की बात हुई जब परिसीमन कराने की बात हुई तो उस समय यह निर्धारण कर दिया गया कि अब जो है, जैसे क्या है कि हमारे संसद में जो पुरानी संसद है, अब तो नई संसद फिर बन गई है, पुरानी जो संसद है उसमें एक लिमिटेड सीटें हो गई हैं। तो अब वो उस समय के हिसाब से जब 1971 में परिसीमन किया जा रहा था तो उस समय लगा कि अब हम जो है सीटों को और अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उस समय संशोधन करके ये कह दिया गया कि जो वर्तमान में ये परिसीमन हो कि 1971 में जो परिसीमन हुआ उस हिसाब से, देखिए ये परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है। परिसीमन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कब करता है? जब भारत सरकार जनसंख्या की जनगणना करा लेती है, ठीक है। जब जनसंख्या की जनगणना करा लेती है तो निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है और देखता है कि ये कहां पे कितनी जनसंख्या है, ठीक है। तो अब उस समय था कि 10 लाख की जनसंख्या पे, लेकिन 1971 में यह निर्धारित कर दिया गया कि अब ये जो परिसीमन हो रहा है, इस परिसीमन के हिसाब से जो जनसंख्या आ जा रही है, इसी जनसंख्या के हिसाब से ये जनसंख्या जो लोकसभा सदस्यों की है ये चलेगी 2026 तक। ये चीज समझना है, यानी 1971 का जो परिसीमन हुआ उस हिसाब से आज भी हमारे संसद में सदस्यों की संख्या आज भी निर्धारित है 2026 तक। यानी ये जो 545 लोग हैं बहुत पुराने हैं, अधिकतम 552 है, जो 543 चुन के आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये पुराने हैं लोग। अब हमें जब देखिए ये परिसीमन करना है तो परिसीमन करेंगे तो 1971 के बाद क्या 1981 में नहीं जनसंख्या का जनगणना हुआ, 91 में नहीं हुआ, 2001 में नहीं हुआ, 2011 में नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने 1971 में ही कर दिया कि नहीं, ये जो आप सीटों का निर्धारण कर रहे हैं ये हम अब अधिकतम संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, ये संख्या 2026 तक ही बढ़ाई जाएगी, ठीक है।
उस पे भी हम जो जनसंख्या परिसीमन के आधार पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम 2026 तक बढ़ाएंगे और इनकी संख्या लगभग जो नई संसद हमारी बनी है 880 तक ले जाएंगे। ठीक है, ये जो जनसंख्या का आधार है, ये आधार हम 2001 की जनसंख्या को मानेंगे। ये कहा गया अभी 2021 की जनसंख्या को मानना ही नहीं है। अगर 2021 की जनसंख्या को मानते तो ये जो है लगभग 900 पहुंच जाते लोकसभा के जो सदस्य हैं। समझ में आ रहा है चीज? सीटों का निर्धारण कैसे होता है? 10 लाख की जनसंख्या पे होता है, लेकिन ये मत मान के चलेगा कि 10 लाख पे होता है, वो 4 से 5 लाख पे भी हो सकता है। जैसे लद्दाख में वर्तमान में वहां की जनसंख्या लगभग 3-3.5 लाख के करीब है। वहां पे अभी दिखाए हैं, यहाँ पे देखिए अभी बताया कि लद्दाख में आज एक ही सीट है सांसद का, लेकिन वहां पे 2 सीटों की मांग कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख जनसंख्या पे ही होता है। निर्वाचन आयोग को जो अच्छा लगता है कि नहीं हमें 4 से 5 लाख पे ही कर देना चाहिए, तो 4 से 5 लाख लोगों पे ही एक सांसद कर देता है। जैसे आपका आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ जिले में लगभग 15 से 16 करोड़ नहीं 15 से 16 लाख निर्वाचित लोग हैं। तो वहां पे जो निर्वाचन आयोग 2 कर दिया है, एक तो कर दिया है आजमगढ़, एक तो कर दिया है लालगंज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10 लाख जनसंख्या पे ही होगा और ये जनसंख्या निर्धारण होगी, परिसीमन होगा तभी। अब ध्यान रखिएगा कि 1971 के बाद आज तक हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों को नहीं बढ़ाया गया है, उसका आधार 2026 कर दिया गया कि हम जो है 2026 में लोकसभा की सीटों को बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो जनसंख्या का आधार होगा वो जनसंख्या का आधार 2001 होगा, न कि 2021। यानी 2011 की जो जनगणना होगी उसका भी आधार नहीं लिया जाएगा और जो 2026 होगी उसका भी आधार नहीं लिया जाएगा। समझ में आया कि कैसे सीटों का निर्धारण होता है? समझ आ गया? अब देखिए, जब सीटों का निर्धारण हो गया तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने कैंडिडेट उतारेंगे। जैसे जो सीटें बनाई जा रही हैं इस पे कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा। समझ में आ रहा है चीज? तो पार्टियों के व्यक्ति जब खड़े होंगे तो हमारे यहाँ पार्टियां कितनी हैं? एक ठो मान के चलिए बीजेपी है, एक ठो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हाथ का पंजा है, एक ठो एसपी है, एक ठो बीएसपी है, ठीक है, आरजेडी है। ये पार्टियां हैं हमारे यहाँ। ठीक, अब ये जो पार्टियां हैं, अब ये जो 545 सीटें हैं, 543 से चुनाव होना है, ये 543 होगा। जो 543 सीटें हैं, अब इस 543 सीटों पे बीजेपी चाहे तो अपने 543 कैंडिडेट उतार दे, ये भी 543 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 उतार दे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो ये एसपी और आरजेडी ये अभी राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं। अगर राष्ट्रीय पार्टियां रहती तब ये 543 सीटों पे अपने सदस्यों को उतार सकती हैं, तब ये 543 जो है 543 जो सदस्य हैं इनको पूरे भारत में उतार सकते हैं। लेकिन इनकी जो पार्टी का जनाधार क्षेत्र है वो सिर्फ एक राज्य में ही है, यानी राजकीय पार्टी है, न कि ये राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में आपकी बीजेपी आती है, आईएनसी आती है, बीएसपी आती है, आपकी ये जो है आम आदमी पार्टी आती है। ठीक है, तो ये जो पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां वो चाहेंगी तो अपनी 543 सीटों पे अपने सदस्यों को उतार सकती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो समाजवादी पार्टी है ये कभी भी 543 सीटों पे अपने नहीं लड़ सकती है। ये लड़ेगी सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये समझ में आ रहा है? 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे, 543 सीटों के लिए ही 543 सीटों पे ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन बीजेपी अपने 543 अलग कैंडिडेट उतारेगी, आईएनसी 543 अलग कैंडिडेट उतारेगी, जो राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं। अब यही चीजें अगर राज्यों में हो जाएंगी तो राज्यों में जैसे अब उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी फेमस है आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, ठीक है, रालोद जयंत चौधरी की, ठीक है, जिनके दादाजी को अभी भारत रत्न मिला है। ठीक, तो जो राजकीय पार्टियां वो अपने राज्य में, हमारे यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो हमारे यहाँ की समाजवादी पार्टी जो है वो 80 सीटों पे पूरा कैंडिडेट उतार सकती है। तो कभी कभी ये होता है कि महागठबंधन बन जाता है। महागठबंधन बनने पे जिससे गठबंधन होता है उस गठबंधन में टोटल 80 सीटों पे ये लोग बंटवारा कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी है प्लस आईएनसी है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इन लोगों ने सीटों को बंटवारा कर लिया कि देखिए हम जो है आईएनसी कर रहे हैं कि हम 30 सीटों पे लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी कर रही है कि हम 50 सीटों पे लड़ेंगे, यानी 30 सीटों पे।
30 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग होंगे, 50 सीटों पे समाजवादी पार्टी के लोग होंगे। ये बंटवारा इन लोगों ने कर लिया। अब क्या है, जब ये लोग बंटवारा कर लिए तो ऐसा नहीं है कि अब ये 80 इनके फिर हो जाएंगे, 80 इनके हो जाएंगे, नहीं। आप लोगों ने 80 में अपना गठबंधन बना के आप लोगों ने 80 में बंटवारा कर लिया है। यहाँ पे अलग अलग कि आप अलग उतार सकते हैं, 543 के 543 उतार दीजिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय पार्टी के लिए इतना ध्यान दीजिएगा। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी राजकीय पार्टी, जिसे क्षेत्रीय पार्टी भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है चीज? राष्ट्रीय पार्टी के लोग ही 543 सदस्यों को उतार सकते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हुआ कि आप कैंडिडेट कैसे उतारते हैं। अब आगे देख लीजिए कि जब कैंडिडेट आप उतारते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कुछ आचरण होंगे कि इसी तरह किसी को उतार देंगे। अब लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके कुछ तो गुण होने चाहिए ना, उनके कुछ तो गुण होने चाहिए ना। अब उनके गुण क्या होने चाहिए? उनके गुण होने चाहिए कि वो जो है कम से कम 25 वर्ष के हों, ठीक है, कम से कम वो 25 वर्ष के हों, पागल ना हो। पागल का मतलब दिमाग से गए गुजरे ना हो कि कुछ बोल दे। जैसे संसद में बैठे हुए रमेश बिधुड़ी, ठीक है, बीएसपी के सांसद दानिश अली को अनाप शनाप तरीके की भाषा बोल दिए। तो ऐसा नहीं है कि आप संसद में बैठने के बाद आप कुछ भी बोलेंगे। खैर, आप सुप्रीम कोर्ट ने नियम ला दिया है कि आप संसद में कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं ऐसी बातें जिससे कलह हो। अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो आपको आपराधिक मुकदमे के तहत लाया जाएगा और उसके बाद आप अंदर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पागल ना हो। आप संसद में बैठ के गाली दे रहे थे तो पागल ना है, बेवकूफा ना है, और है क्या वो, ठीक है। तो ये पागल आप ना हो। दिवालिया का मतलब है कि बैंक का कर्जा न लिए हो, और बैंक का कर्जा अगर लिए हो तो उसको भरे हो, न कि भरे ना हो। अगर नहीं भरे हैं तो दिवालिया घोषित हो जाएंगे, ठीक है। भारत का नागरिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का नागरिक होना। उसके बाद 25 वर्ष उम्र होना। पागल होना, दिवालिया होना, तो कौन सा नेता सही है? सब तो पागल लोग दिखते हैं, सही है कौन? अगर इतने ही सही रहते तो ये सब अनाप शनाप बयान देते। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। कहने का, इन लोगों का कहने का जो है कुछ भी कह देते हैं। हम यहाँ कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे करिए, ठीक है। तो ये जो है इनके लिए योग्यता है कि आप लोकसभा सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो आपके लिए योग्यता है कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, भारत के नागरिक नहीं होने चाहिए। जब आप ये योग्यता ले लेंगे तो अपने जिले के डीएम के पास जाएंगे, यानी ये जो जितने भी पार्टी के लोग हैं, ठीक है, जहां जहां जैसे गाजीपुर जिला है, वाराणसी से सांसद कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप एक वीडियो देखते होंगे, जैसे एक डीएम को पत्र सौंपते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, ठीक है। तो उस पर लिखा रहता है कि कभी कभी प्रधानमंत्री भी डीएम के सामने आ जाते हैं, ठीक है। वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया इसलिए कि इस समय वर्तमान में निर्वाचन आयोग सभी भारत के सभी अधिकारियों को, पुलिस वालों को, सबको अपने अंडर में ले लिया है। सब काम अपने अनुसार करवा रहा है। समझ रहा है चीज? निर्वाचन आयोग सब काम अपने अनुसार करवा रहा है। तो उसको जो ज्यादा बेटर लगता है वो करता है। तो प्रधानमंत्री की शक्ति उस समय खत्म हो जाती है। उस समय वो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहते हैं जब वो अपना नामांकन करने जाते हैं। नामांकन का मतलब है नाम का अंकन कर दीजिए आप। कहा? जहां से आपको चुनाव लड़ना है। तो जो आपके लोकसभा, जो आपका जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपकी लोकसभा सीट है, वहां के डीएम के पास आप जाएंगे और आप उनके सामने अपना पूरा ज्ञापन देंगे कि देखिए मेरी इतनी उम्र है, मेरे पत्नी का नाम ये है, मेरे इतने बच्चे हैं, मैंने इतना घोटाला किया है, मेरे ऊपर इतने केसेस हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, ठीक है। अब उसमें आप क्या दिखाते हैं? आप उसमें दिखाएंगे कि मैं, देखिए, अब जब नामांकन करने जाएंगे, नामांकन करते समय आप अपना सबसे पहले नाम देंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है, यहाँ पे पिता का नाम आपके क्या होगा, ठीक है। फिर आपके कितने बच्चे हैं, ठीक, ये चीज होगा। फिर आपके एसेट्स कितने हैं, एसेट्स मतलब संपत्ति। अभी संपत्ति में आपका चल कितना है, अचल कितना है, ये दोनों संपत्तियों को आप बताएंगे कि चल कितनी संपत्ति आपके पास है और अचल, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखिए, फिर इसके बाद आपकी उम्र कितनी है, ये सब चीजें। इसके बाद फिर है कि आप पे कितनी केस चल रही है, आप कितने धाराओं में लिप्त हैं, ठीक है, ये सब चीजें। आप जब नामांकन करने जाएंगे तो आपके जिले के डीएम के पास जाएंगे। आप देखते होंगे, वीडियो अक्सर दिखता रहता है, ठीक है, हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आप देखते होंगे अक्सर कि जिले का जो डीएम है उसके पास जाएंगे और अपना सब कुछ ये सब देना पड़ेगा आपको कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितना गहना है, ठीक है। ये सब आप बताएंगे, तब जाके आप उस डीएम के पास है। डीएम के पास जाएंगे तो डीएम जो है उस पत्र को देखेगा, उसको मैच करेगा, मिलाएगा कि क्या ये सही है कि गलत है। अगर आपने ये चीज दिया है, नामांकन के समय आपने ये जो चीजें हैं वो मांगा है, आपने दिया है, ठीक है, गलती से भी
गलती से भी अगर बाय मिस्टेकली आप लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और आपके पास जो संपत्ति या कहीं गड़बड़ी से कुछ पकड़ ली जाती है ज्यादा, आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। अगर गलती से कुछ गलत चीजें पकड़ा गई तो खैर आपको सब बता देना होता है कि मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरी इतनी बीवियां हैं। जैसे आजकल के लोग नेता हैं, 2-2 3-3 बीवियों के साथ चलते हैं, मेरी इतनी बीवियां हैं, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतने एसेट्स हैं। ठीक, एसेट्स मतलब संपत्ति होता है, जैसे चल और अचल संपत्ति 2 प्रकार की होती है। नेताओं के पास ये संपत्ति भी होती है, हम लोग के पास पैसा 1 रुपया नहीं, इनके पास संपत्ति होती है। ठीक है, और केसेस कितनी है ये सब बताएंगे आप, तब जाके आपका नामांकन होगा। जब ये सही निकलेगा तो डीएम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो इसको अलाउ कर देगा कि नहीं आप सही है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डीएम के पास अधिकार है। हमारे निर्वाचन आयोग ने डीएमओ को इतनी शक्ति दी है कि आप जो है इनका नामांकन कर सकते हैं। अभी हाल ही में जब निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा था, उस समय वाराणसी से ही एक प्रोफेसर थे जो चुनाव लड़ते थे पहले, वो जो है निर्वाचन आयोग से कहे थे कि डीएम के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी का नामांकन रद्द कर दे। क्योंकि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो यहाँ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लड़का लड़ रहा था जो बीएसएफ का जवान था, बहादुर जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा था। समाजवादी पार्टी ने उसे अपना टिकट दे दिया। ठीक है, लेकिन उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो खैर उस समय उनके खिलाफ शालिनी यादव लड़ी थी जो दूसरे नंबर पर थी। ठीक है, तो ये जो डीएम के पास पावर है, शक्ति है कि नहीं नामांकन हम कर सकते हैं और नामांकन रद्द भी कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए वो निर्वाचन आयोग के सामने डायरेक्ट बोल रहे थे कि इसको जो है आप समाप्त करिए। एक डीएम के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो नामांकन को रद्द करे। एक चीज और ध्यान दीजिए, बहुत प्यारी चीजें हैं। हमारे देश में जो नेता हैं अपने लिए अच्छे अच्छे नियम बनाते हैं, सब अपने के लिए सोफा पर बैठने के लिए नियम बनाते हैं। हम लोग कहते हैं तुम लोग नीचे बैठो, सही बात है नीचे बैठेंगे, ये कहे नहीं, हम आपको चुन के भेजे हैं, इसीलिए कि आप सोफा पर बैठिए, हम तो नीचे ही बैठे, हम उसी लायक हैं, इसीलिए हम लोग नीचे बैठते हैं। नहीं तो ये बताइए, ये लोग अपने लिए नियम बनाते हैं कि आप जो है अगर आप भारत के किसी एक जिले से आप चुनाव लड़ रहे हैं, भारत के किसी एक जिले से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से तो आप चुनाव लड़िए। और अगर आपका मन है कि ना हम यहाँ से हार जाएंगे, उसके बाद भी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे हुआ क्या कि 2014 में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, वो अपने गुजरात से भी चुनाव लड़े थे। 2014 में गुजरात से भी चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से भी चुनाव लड़े थे। ये लोग अपने के लिए नियम बनाते हैं। अगर यही बाय मिस्टेकली कोई लड़का किसी चीज का फॉर्म फिलअप कर रहा है तो ये लोग फॉर्म फिलअप करने वहां से नहीं देंगे। अगर किसी का मन है कि नहीं हम उत्तर प्रदेश में भी फॉर्म फिलअप कर लें, हम चाहे तो अपना कर्नाटक से भी फॉर्म फिलअप कर लें, लेकिन ना, आप एक देश के आम नागरिक माने जाते हैं, लेकिन आप देश के आम आदमी नहीं है, आम नागरिक नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमको जॉब नहीं दे देंगे ये लोग। अपने लिए नियम बनाए हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से भी हम चुनाव लड़ेंगे, हम यहां से भी चुनाव लड़ेंगे। खैर ये नहीं बनाए हैं, इनके पहले के लोग बनाए हैं, तो ये जो है इनके लिए भी नियम है। इसी तरह अमेठी से लड़े थे राहुल गांधी और उसी समय केरल के वायनाड से भी लड़े थे, तो यहां से वो हार गए और यहां से वो जीत गए। ठीक है, तो इनके पास ये भी अधिकार है कि अगर इनको चुनाव लड़ना है तो ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं 2-2 सीटों से लड़ सकते हैं। ये विधानसभा का भी चुनाव हो तब भी हो सकता है, जब लोकसभा का चुनाव हो तभी हो सकता है। ये लोग अपने के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कैसे होता है नामांकन, क्या है सीटों के निर्धारण का प्रक्रिया, कैसे सीटें निर्धारित की जाती हैं, क्या क्या होती है इनकी योग्यता, कैसे कैसे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। समझ में आ गया? हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में आचार संहिता के साथ। आचार संहिता बहुत तेजी से चल रही है। आप लोग पांच लोग एक जगह इकट्ठे होके आप जो है चुनाव से संबंधित बातें नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं या अवैध तस्करी या पैसा रुपया लेके 50,000 से ज्यादा रुपये लेके अगर आप पकड़े जाते हैं तो आचार संहिता के तहत उल्लंघन माना जाएगा और आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। फिर आप छूटेंगे 2-3 महीने बाद जब चुनाव हो जाएगा तब। ठीक है, तो हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले ही क्लास में जस्ट आचार संहिता के साथ। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा छोटा बना के कर ले। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा ध्यान से देखिए।